Myself, Sachin Kumar Mandilwar, Assistant Professor, PG Department of History, मगध यूनिवर्सिटी, बोधगया, बिहार। विद्यार्थियों, आज हम बात करना चाहेंगे प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात होने वाले पेरिस के शांति सम्मेलन के बारे में। प्रथम विश्व युद्ध के बारे में हम सब जानते हैं कि 28 जून सन 1914 को ऑस्ट्रिया के राजकुमार की हत्या बोस्निया और हर्जेगोविना की राजधानी सराजेवो में हो गई। ऑस्ट्रिया ने सर्बिया पर आरोप लगाया और उसने एक महीने पश्चात 28 जुलाई सन 1914 को सर्बिया पर आक्रमण करके युद्ध की शुरुआत कर दी। 28 जुलाई सन 1914 से जिस युद्ध की शुरुआत हुई उसका अंत नवंबर सन 1918 में हुआ। अंतिम समय तक केंद्रीय शक्तियों के पराजय या आत्मसमर्पण के पश्चात जर्मनी युद्धरत रहा था, लेकिन पराजय से और जन विरोध के कारण अंततः 9 नवंबर सन 1918 को जर्मनी के सम्राट कैसर विलियम द्वितीय को त्याग पत्र देते हुए हॉलैंड की ओर भाग जाना पड़ा। यहीं से जर्मनी में होहेनजोलन राजवंश का लोप हो गया। वहां पर एक समाजवादी गणतंत्र की स्थापना हुई जिसने 11 नवंबर सन 1918 को आत्मसमर्पण कर दिया। मित्र देशों ने जर्मनी को यह आदेश दिया कि वह 2 सप्ताह के अंदर अपने समस्त जहाजी बेड़े मित्र देशों को सौंपे। इस तरह 28 जुलाई सन 1914 से लेकर 11 नवंबर सन 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध चला और इसमें मित्र देशों की विजय हुई तथा केंद्रीय शक्तियां परास्त हुई। युद्ध के पश्चात मित्र देशों के समक्ष कई समस्याएं हमें देखने और जानने को मिलती। पहली समस्या तो यह थी कि दीर्घ काल तक चले इस युद्ध में कितनी जन और धन की हानि हुई है, इसका आकलन करना। फिर दूसरी प्रमुख समस्या यह थी कि जो देश पराजित हुए हैं उनके साथ किस तरह का सलूक किया जाए, उसकी रूपरेखा क्या होगी, इस पर भी विचार विमर्श होना था। युद्ध किन परिस्थितियों में हुआ, युद्ध का ओरिजिन कहां से हुआ और क्या कालांतर में भी ऐसे युद्ध हो सकते हैं, और अगर हो सकते हैं तो उसको रोकने के क्या उपाय हो सकते हैं। इन सभी पहलुओं पर मित्र देशों ने बातचीत की। हम सब जानते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध का बीजारोपण सन 1870 के सीडान युद्ध से हुआ था। इस सीडान युद्ध में प्रसा के हाथों नेपोलियन III अपने 83,000 सैनिकों के साथ अरेस्ट हुआ था और इस युद्ध के बाद कहा जाता है कि जर्मनी का यूनिफिकेशन पूरा हुआ था और बिस्मार्क जो कि प्रसा का चांसलर था वह जर्मन एम्पायर का चांसलर बना। जर्मनी 39 प्रांतों का एक संघ बना और इस जर्मनी ने कालांतर में बिस्मार्क के नेतृत्व में ऐसी विदेश नीति अपनाई कि फ्रांस एकाकी बना रहे। 1870 के सीडान युद्ध के बाद 1871 के फ्रैंकफर्ट के अलायंस में जर्मनी ने फ्रांस के आर्थिक महत्व के उन क्षेत्रों को जो उसकी सीमा से लगे हुए थे, अल्सास और लॉरेन का क्षेत्र, मेस और स्ट्रासबर्ग के किले को ले लिया था। यह फ्रांस का एक राष्ट्रीय अपमान था, लेकिन चूंकि वह युद्ध में परास्त हुआ था इसलिए मजबूरी में उसे इन क्षेत्रों को देना पड़ा। क्षतिपूर्ति की राशि भी फ्रांस से वसूली गई और कहा गया कि जब तक फ्रांस
क्षतिपूर्ति की राशि की अदायगी नहीं करेगा, तब तक जर्मनी की सेना फ्रांस में रहेगी और उसका खर्च भी फ्रांस को देना होगा। तो इस तरह हमने जाना कि यहां से जो प्रतिशोध फ्रांस और जर्मनी के बीच हुआ, उसी की परिणति प्रथम विश्व युद्ध के रूप में हम देखते हैं। पेरिस की जो शांति सम्मेलन का आयोजन किया गया था, उसका आयोजन 18 जनवरी सन 1919 को पेरिस से 12 मील दूर वारसाई के शाही महल में किया गया था। 18 जनवरी वही दिनांक है जिस दिनांक को 1871 में फ्रैंकफर्ट की अलायंस की गई थी। स्थान भी वही था, लेकिन 1871 में जर्मनी गर्व के साथ एक विजेता देश के रूप में खड़ा था, लेकिन 1919 में जर्मनी उसी स्थान पर एक पराजित देश के रूप में खड़ा हुआ था। इस सम्मेलन का उद्घाटन फ्रांस के राष्ट्रपति क्लेमेंसो ने किया और लगभग 27 मित्र देशों के 70 प्रतिनिधि, संवाददाता, कूटनीतिज्ञ, राजनयिक इसमें शामिल हुए थे। अमेरिकी राष्ट्रपति विल्सन ने न्याय, आत्मनिर्णय और राष्ट्रसंघ की स्थापना पर जोर दिया था। यही बातें फ्रांस के राष्ट्रपति ने भी इस सम्मेलन के उद्घाटन के अवसर पर कही। काफी चर्चाएं हुई, परिचर्चाएं हुई, लेकिन कोई निष्कर्ष पे नहीं पहुंचा जा सका। बाद में 10 देशों की एक समिति बनी, 10 सदस्यों की एक समिति बनी, जिनमें 5 देशों का प्रतिनिधित्व था, यानी 5 देशों से 2-2 करके 10 प्रतिनिधि इस समिति में शामिल किए। प्रतिदिन 2 बार इसकी बैठक होती थी और इन समस्याओं पर जो प्रथम विश्व युद्ध के बाद निर्मित हुई थी, उस पर विचार विमर्श किए जाते थे। बाद में जो ये 5 देश के प्रतिनिधि थे, इंग्लैंड, फ्रांस, अमेरिका, इटली और जापान, इसमें जापान की 21 मांगों को जब पूर्णतया स्वीकार नहीं किया गया, तब जापान ने इसका बायकॉट कर दिया। इस प्रकार अब केवल 4 देश इस समिति में बच गए, प्रमुख देश इंग्लैंड, फ्रांस, अमेरिका और इटली। और जिन राजनयिकों के हाथों में यहाँ पर प्रतिनिधित्व था, उसमें अमेरिका की ओर से विल्सन, फ्रांस की ओर से क्लेमेंसो, इंग्लैंड की ओर से लॉर्ड जॉर्ज और इटली की ओर से ऑरलैंडो शामिल थे। विल्सन के बारे में हम सब जानते हैं। उन्होंने युद्धकालीन परिस्थितियों में सन 1917 में इसमें शामिल होकर मित्र देशों का पक्ष मजबूत किया और मानवता की रक्षा के लिए, शांति के लिए एक इंजन के रूप में उन्होंने युद्ध को समाप्त करने की अपील की। यह उनका एक बहुत बड़ा योगदान था। दूसरी ओर क्लेमेंसो की जब हम बात करते हैं, उसे बूढ़ा शेर कहा जाता था, क्योंकि सीडान के युद्ध को उसने देखा था, फ्रैंकफर्ट की अलायंस को भी उसने देखा था और उसके मन में जर्मनी के विरुद्ध प्रतिशोध की भावना थी। इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर लॉर्ड जॉर्ज इंग्लैंड के हितों की रक्षा करना चाहते थे, उसके साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद की रक्षा करना चाहते थे। इस उद्देश्य से वे इस कॉन्फ्रेंस में हिस्सा ले रहे थे। इसके अतिरिक्त ऑरलैंडो वे इटली के मुद्दों के परिप्रेक्ष्य में ही बातें करते थे। इटली का कहाँ हित होगा, कहाँ अहित होगा, इस पर इसका वो बराबर ख्याल रखते थे। हालांकि उनके बारे में कहा जाता है कि वे बोलते कम थे। इन बैठकों के दौरान क्लेमेंसो और ऑरलैंडो के बीच
कुछ डिस्प्यूट हुआ, जिससे नाराज होकर ऑरलैंडो अपने देश लौट गए। इस प्रकार अब केवल 3 प्रमुख व्यक्तियों के हाथों में इस सम्मेलन की बागडोर आ गई। फ्रांस की ओर से क्लेमेंसो, इंग्लैंड की ओर से लॉर्ड जॉर्ज और अमेरिका की ओर से विल्सन। क्योंकि प्रतिशोध की भावना क्लेमेंसो में थी, इसके अलावा लॉर्ड जॉर्ज के साथ उसकी ट्यूनिंग अच्छी थी और जब ये दोनों मिलते थे तब वे अमेरिकी राष्ट्रपति विल्सन की खिल्ली उड़ाया करते थे। एक स्थान पर मुझे पढ़ने को मिला कि क्लेमेंसो ने लॉर्ड जॉर्ज से कहा कि ईश्वर ने हजरत मूसा को 10 सिद्धांत दिए थे, लेकिन विल्सन ने हमें 14 सिद्धांत दिए। तो इस तरह हमें देखते हैं कि इन 3 प्रमुख नेतृत्वकर्ताओं के निर्देशन में, इनके सुपरविजन में पराजित देशों के साथ जो संधि की शर्तों का मसौदा तैयार हुआ, उसमें अंततः 28 जून सन 1919 को जर्मनी को हस्ताक्षर करना पड़ा, मजबूरी में ही करना पड़ा। इसको वर्साई की संधि के नाम से जाना जाता है। केंद्रीय शक्ति की ओर से दूसरा प्रमुख देश ऑस्ट्रिया था। उसके साथ 10 सितंबर सन 1919 को सेंट जर्मन की संधि की गई। तीसरा प्रमुख देश पराजित होने वाला बल्गेरिया था। उसके साथ 27 नवंबर 1919 को न्यूली की संधि की गई। अन्य पराजित देशों में हंगरी के साथ 5 जून 1920 यानी आज से लगभग 100 साल पहले त्रियानो की संधि की गई और 10 अगस्त सन 1920 को टर्की के साथ सीवर्स की संधि की गई। इन संधियों में सबसे प्रमुख संधि जर्मनी के साथ होने वाली वर्साई की संधि थी, क्योंकि मित्र देशों के निशाने में अगर कोई देश सबसे प्रमुखता के साथ सामने रहा तो वह जर्मनी था। वर्साई की संधि के बारे में हमें ऐसी जानकारी मिलती है कि इसमें 15 अध्याय थे, 439 धाराएं थीं और लगभग 80,000 शब्द थे जो कि अंग्रेजी और फ्रेंच में तैयार किए गए थे। 28 जून 1919 को इसमें जर्मनी को हस्ताक्षर करना पड़ा था। ये दिनांक आप लोगों को याद होगा, क्योंकि इस दिनांक और सन के 5 साल पहले हमारे 28 जून 1914 को ही ऑस्ट्रिया के राजकुमार की हत्या बोस्निया और हर्जेगोविना की राजधानी में हुई थी और 5 साल बाद वर्साई की संधि पर जर्मनी को हस्ताक्षर करना पड़ा था। इस संधि की शर्तें बड़ी विस्तृत थी। 15 अध्याय, 439 धारा, 80,000 शब्द। इसमें राजनीतिक सीमाओं के निर्धारण की बात कही गई थी। जैसा कि हम सब जानते हैं, 1871 के फ्रैंकफर्ट के अलायंस में जर्मनी ने फ्रांस के आर्थिक महत्व के क्षेत्र अल्सास और लॉरेन तथा मेत्स और स्ट्रासबर्ग के किले को अपने क्षेत्र में शामिल कर लिया था। ये फ्रांस का एक राष्ट्रीय अपमान था, लेकिन फ्रांस जो कि पराजित हुआ था, इसलिए उसे इस राष्ट्रीय अपमान को सहना पड़ा था। वर्साई की संधि में यह कहा गया कि 1870 की स्थिति को लागू किया जाए, यानी 1870 में सीडान वार के पहले जो क्षेत्र फ्रांस का हिस्सा था उसे सौंप दिया जाए। सीधा सा इशारा था कि अल्सास लॉरेन के क्षेत्र को, मेत्स और स्ट्रासबर्ग के किले को जर्मनी खाली करे और फ्रांस को लौटाए। बेल्जियम और डेनमार्क को भी के क्षेत्र को भी
खाली करने की बात कही गई और पोलैंड को भी खाली करके उसे ऑटोनॉमी देने की बात कही गई, क्योंकि 1618 के बाद हम ऐसा पाते हैं कि जो पोलैंड का पार्टीशन हुआ था उसमें उसके 3 पड़ोसी, एक तरफ प्रसा, एक तरफ रूस और एक तरफ ऑस्ट्रिया, इन लोगों ने मिलकर 3 चरणों में पोलैंड का विभाजन कर लिया था। अब पोलैंड को ऑटोनॉमी देने की बात कही गई। इसके अलावा शांतों पर ऑस्ट्रिया का शासन था, प्रभाव था, उस पर चीन भी अधिकार करना चाहता था, जापान भी अधिकार करना चाहता था। इस प्रश्न को लेकर भी बातें हुई और अंततः यहाँ का राजनीतिक अधिकार चीन को दिया गया और आर्थिक महत्व की दृष्टि से जापान को इसमें शामिल किया गया। इस वर्साई की संधि में जर्मनी ने अपने अधीन आने वाले 15% क्षेत्र को खोया और लगभग 10% आबादी को उसने खोया। जर्मनी का सार क्षेत्र, जो कि आर्थिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण था, उसको फ्रांस प्राप्त करना चाहता था, लेकिन विल्सन के हस्तक्षेप के कारण यह कहा गया कि सार क्षेत्र को 15 वर्षों तक राष्ट्र संघ के संरक्षण में रखा जाएगा और इसके पश्चात वहां जनमत सर्वेक्षण कराया जाएगा कि सार के क्षेत्र जर्मनी के साथ मिलना चाहते हैं या फ्रांस के साथ मिलना चाहते हैं। इसके बाद इस पर फैसला किया जाएगा। जर्मनी ने युद्ध में केंद्रीय शक्ति की ओर से प्रमुख भूमिका निभाई थी, इसलिए भविष्य में वह पुनः युद्ध न छेड़े, इसलिए उसे सैन्य दृष्टिकोण से पंगु बनाने का प्रयास किया गया और मित्र देशों ने ये कहा कि जर्मनी में किसी भी स्थिति में सैनिकों की संख्या 1 लाख से अधिक नहीं होगी। एक लिमिट बना दिया गया और सैन्य दृष्टिकोण से जर्मनी को पंगु बनाने का प्रयास भी किया गया। क्षतिपूर्ति की जब बात आई तो उसमें वर्साई की संधि की 231वीं धारा में कहा गया कि इस प्रथम विश्व युद्ध के लिए अगर कोई रिस्पॉन्सिबल है तो वह जर्मनी। लेकिन जब हम वस्तुनिष्ठ दृष्टिकोण से इस बारे में विचार करते हैं तो पाते हैं कि जितना जिम्मेदार जर्मनी था प्रथम विश्व युद्ध को कराने में, उतना जिम्मेदार मित्र देश भी थे। लेकिन चूंकि जर्मनी युद्ध में पराजित हुआ, इसलिए उसको एक कोरे चेक पर हस्ताक्षर करना पड़ा था। क्षतिपूर्ति की राशि बहुत बड़ी थी जिसकी अदायगी संभव नहीं थी। राष्ट्र संघ की स्थापना किया गया इस उद्देश्य से कि भविष्य में विश्व युद्ध जैसी घटनाएं न हो। लेकिन जब हम राष्ट्र संघ के बारे में पढ़ते हैं तो ये पाते हैं कि राष्ट्र संघ भौंक सकता था, काट नहीं सकता था। ये कमी राष्ट्र संघ की मानी जाती है। और वर्साई की संधि पूरी तरह से एक आरोपित संधि थी, एक अपमानजनक संधि थी, एक कठोर संधि थी। इसके बारे में हमको जानकारी मिलती है कि जब जर्मनी के राजनयिक पेरिस के शांति सम्मेलन में भाग लेने आए थे, तब उन्हें पेरिस के होटल में रुकवाया गया और जब वर्साई ले जाने के लिए उनको निकाला गया, तब फ्रांस की जनता सड़क के दोनों ओर खड़ी थी। उन पर जूता चप्पल फेंका गया, अंडे टमाटर फेंके गए और पत्थरबाजी तक की गई, यानी जर्मनी के राजनयिकों का अपमान किया गया। अगले दिन जो आर्टिकल न्यूज़पेपर्स में छपे, उसका शीर्षक अगर हम हिंदी में जानना चाहें तो वह था, कहीं हम भूल न जाए, इस अपमान को हमें नहीं भूलना है, जो अपमान फ्रांस के लोगों ने जर्मन वासियों का किया, जर्मनी के राजनयिकों का किया। और यही प्रतिशोध की भावना कालांतर में सेकेंड वर्ल्ड वार का कारण बनी थी। जर्मनी ने फ्रैंकफर्ट के अलायंस में
फ्रांस का अपमान किया, राष्ट्रीय अपमान किया, लेकिन फ्रांस ने फिर वही काम किया। जर्मनी पर इतनी कठोर संधि आरोपित की गई, एक पक्षीय संधि आरोपित की गई कि भविष्य में जर्मनी में एडोल्फ हिटलर ने उग्र राष्ट्रवाद की भावना को उभारने का काम किया, जिसके कारण 1 सितंबर सन 1939 को जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण करके दूसरे विश्व युद्ध को शुरू कर दिया। इसलिए कहा जाता है कि अगर सीडान वार नहीं हुआ होता तो फर्स्ट वर्ल्ड वार नहीं हुआ होता, और फर्स्ट वर्ल्ड वार नहीं हुआ होता तो सेकंड वर्ल्ड वार भी नहीं हुआ होता। यानी पेरिस के शांति सम्मेलन में जर्मनी के साथ जिस तरह की वार्साई की संधि की गई, उसे हम शांति संधि तो मान सकते हैं, लेकिन वह एक विराम संधि था, क्योंकि उसके 20 वर्ष बाद सेकेंड वर्ल्ड वार शुरू हो गया था। तो इस पर बातें बहुत हैं। इतिहास, अतीत और वर्तमान के बीच एक अंतहीन संवाद है। फिर हम एक नए शीर्षक के साथ आप सबके बीच उपस्थित होंगे। थैंक यू वेरी मच।